हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस चैनल पर एमपी पटवारी परीक्षा 2017 में जो कंडक्ट की गई थी उसके मैथ्स के प्रश्नों के सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है। तो 9 और 10 दिसंबर के दोनों शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करके मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और 11 दिसंबर 2017 के भी क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। और आज 11 दिसंबर के क्वेश्चन नंबर 30 से 40 तक सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ 10 एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। चित्र में चिन्हित 10 कोणों का योगफल क्या है। यहाँ पे क्या डायग्राम थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने इसको इधर बड़ा बना दिया है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है कि ये 10 कोण है ABCDEFGHI और J। ये 10 कोण है, इनका सम कितना है, मतलब इनका योगफल कितना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात समझना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये पॉइंट है, राइट, एक ये पॉइंट है और इसके चारों ओर कितनी भी एंगल्स बना दी जाए इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बेसिकली क्या दिया गया है कि अगर एक लाइन है और इसके चारों ओर कितने भी एंगल्स बना दिए जाएं तो इनका सम जब करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये आप सबको पता होगा, राइट। वन सेकेंड। एक और बात यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं की गई है, पर अगर उस बात को अपन नहीं मानेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। वो बात ये है कि जो लाइन्स है ये स्ट्रेट लाइन से, ओके, स्ट्रेट लाइन से। और जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक पॉइंट पे मिलती है आपस में, तो आमने सामने वाली एंगल्स जो होती है वो बराबर हो जाती है। कैसे? जैसे अगर ये दो स्ट्रेट लाइन्स है और यहाँ पे इस डायग्राम में सभी स्ट्रेट लाइन्स है। अगर ये एंगल स्ट्रेट लाइन्स दोनों, ये एंगल स्ट्रेट लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन्स के बीच बनी हुई है तो ये एंगल इस वाली एंगल के बराबर होगी, राइट। ये आप सबको पता होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का रूल होता है ये। और ये वाली जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगी, राइट। नाउ उसी तरह ये वाली जो एंगल है, ये वाली जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगी। और इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं। ये वाली एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगी और ये वाली जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगी। तो टोटल यहाँ पे कितनी एंगल्स फॉर्म हो रही है। अगर ये एंगल नंबर 1 है, ये एंगल 1 है तो इसको भी एंगल 1 मान लेते हैं क्योंकि ये बराबर वाली एंगल से। अगर ये एंगल 2 है तो इसको भी 2 मान लेते हैं। ये 3 है तो इसको भी 3 मान लेते हैं। ये 4 है तो इसको भी 4 मान लेते हैं। और ये 5 है तो इसको भी 5 मान लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 एंगल्स फॉर्म हो रही है, राइट। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ थोड़ा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ब्रैकेट 2 बाहर लिख सकते हैं क्योंकि हर एक एंगल एक एक बार रिपीट हो रही है। और इनका योग कितना होगा, टोटल इनका सम होगा 360 डिग्री। ये आप सबको पता है क्योंकि ये एक सर्कल के चारों ओर बनी हुई है। नाउ इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि इसको जब 2 से 2 उधर ले जाके डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो 360/2 हो जाएगा और इनका योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, बेसिक इक्वेशन है, आप आराम से सोल्व कर पाओगे इसको। ठीक है, 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो एंगल 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन वाली एंगल्स का सम फाइंड करना है जो ए से लेके जे तक है। नाउ एक बात, ट्रायंगल का रूल या ट्रायंगल की आइडेंटिटी सबको पता होगी कि ट्रायंगल्स के सभी कोणों का योग कितना होता है। सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, राइट। और यहाँ पे कुल कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 और 5 ट्रायंगल्स है। मल्टीप्लाइड बाई 5, ये टोटल कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, राइट। 5 ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 900 है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन कोणों का योग फाइंड आउट नहीं करना है, जो अंदर बने हुए कोण हैं इनका योग फाइंड आउट नहीं करना है,
क्वेश्चन में पूछा है केवल ये बाहर बाहर वाले कोण है इनका योग पूछा गया है, ये वाले कोण जो है। ओके, सो जो ए से लेके जे तक है, राइट। सो अभी यहाँ से इन कोणों का योग माइनस करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, जब भी इन कोणों का योग मिल जाएगा। सो अपन ने क्या फाइंड किया था कि इन सब की चारों तरफ एंगल्स बनी है वो 360 डिग्री है, और जो ट्राइंगल्स के अंदर बनी हुई एंगल है उनका योग 80 डिग्री है। क्योंकि एक बात आसानी से यहाँ से समझ में आ जाएगी कि एक एंगल ट्राइंगल के अंदर बनी हुई है तो दूसरी बाहर बनी हुई है। अगर ये ट्राइंगल के अंदर बनी हुई तो दूसरी बाहर बनी हुई है, अगर ये अंदर बनी हुई है तो ये बाहर बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 एंगल्स तो ट्राइंगल्स के बाहर बनी हुई है और 5 एंगल ट्राइंगल्स के अंदर बनी हुई है। तो 5 एंगल का योग अपन ने निकाला था, कितना आया था 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है 900 में से माइनस 180 डिग्री कर देंगे। सो 900 में से जब 900 में से जब माइनस 180 डिग्री करेंगे तो आंसर आएगा 720 डिग्री, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी आसानी से सोल्व हो जाएगा। बेसिकली एक ही बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल फॉर्म हो रही है, ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल फॉर्म हो रही है उनका योग माइनस करना है, ना कि 360 डिग्री माइनस करना है। क्योंकि अगर 360 डिग्री माइनस करेंगे तो ये वाली एंगल्स भी गिना जाएगी ट्राइंगल्स में जो बाहर बन रही है, बाकी उनका बाहर बन रही उनका योग पूछा नहीं गया है, राइट। सो जो ट्राइंगल के अंदर एंगल्स जितनी भी बन रही है उनका योग अपन ने 180 डिग्री निकाला था। तो 5 ट्राइंगल का टोटल योग 900 होगा, उसमें से 180 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर हो जाएगा 720 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 7492 इज डिवाइडेड बाय 11। 7492 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। सो आसानी से आंसर आ जाएगा, इसका कुछ करना है नहीं, डायरेक्टली डिवाइड कर दो। 7492 7492 को 11 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा 6 बार 66, बचेगा 8 उतना 9, 8 बार जाएगा 88, बचेगा एक ऊपर से 12, एक बार जाएगा 11, तो बचेगा एक रिमाइंडर। ओके, सो बेसिकली डिवाइड ही करना है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। सो जब 7492 को 11 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 एज अ रिमाइंडर, शेषफल 1 बचेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 1:4। इन 4 years बैक द रेशियो वॉज 1:7। What will be the ratio of their ages after 10 years? 2 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है और 4 वर्ष पूर्व अनुपात 1:7 था। 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 फ्रेंड्स है, उनका नाम नहीं दिया गया है, तो ए और बी मान लेते हैं। एक फ्रेंड ए है, दूसरा फ्रेंड बी है, और इनके प्रेजेंट एजेस क्या है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 1:4। मतलब वर्तमान आयु मान सकते हैं ए की 1x और बी की 4x, राइट। यही बोला गया है क्वेश्चन में। 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 1:7 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पूर्व -4 कर देंगे तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगा। इनका अनुपात क्या था, इनका अनुपात 1/7 था, राइट। यही बोला गया है क्वेश्चन में। सो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 7x - 28 और ये हो जाएगा 4x - 4। फर्दर जब सोल्व करेंगे तो 7x - 3x इज इक्वल टू -4 + 28। सो यहाँ से ये बचेगा 3x इज इक्वल टू 24। सो x इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सो अगर x की वैल्यू मिल गई है 8 तो a की वैल्यू मान लेते हैं। a की वैल्यू क्या थी, 1x थी, तो इसका हो जाएगा 8, और b की वैल्यू क्या थी, 4x, तो इसका हो जाएगा 8 चौका 32, राइट। सो a की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या है, a की 8 है और b की 32 है, राइट। यही अपन ने फाइंड किया है x, राइट। सो उन्होंने क्या पूछा है कि 10 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सो 10 वर्ष सिंपली जोड़ सकते हैं यहाँ पे, 10 + 10 तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 42। सो 10 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 18
रेशियो 42। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से विभाजित करेंगे तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 1, ये 14, फर्दर 2 से हो जाएगा ये, तो 3 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा 7। तो यही क्वेश्चन में दिया गया है आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देर आर 40 म्यूजिशियन इन्वाइटेड फॉर एन इवेंट एंड ओनली 7/10 वर प्रेजेंट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु मिस्ड द इवेंट। एक कार्यक्रम के लिए 40 संगीतकारों को आमंत्रित किया गया और केवल 7/10 उपस्थित थे। उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। एक कार्यक्रम था, वहाँ पे 40 संगीतकारों को बुलाया गया और उनमें से 7/10 उपस्थित थे, मतलब 7/10 उपस्थित थे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 28, मतलब 28 लोग उपस्थित थे वहाँ पे। तो अनुपस्थित कितने बचेंगे, अगर टोटल 40 है और 28 उपस्थित थे तो 12 अनुपस्थित हो जाएंगे, तो 12 आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्क्वेयर ऑफ 6 देन द नंबर इज। यदि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग के आधे के बराबर है तो संख्या क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको फिलहाल क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक संख्या, तो संख्या को x मान लेते हैं, तो एक संख्या का वर्ग, सो एक्स स्क्वेयर, एक संख्या का वर्ग मतलब एक्स स्क्वेयर और उसके वर्गमूल का योगफल, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा इसका, √x का योगफल। इनका योगफल है 6 के वर्ग के आधे के बराबर, मतलब 6 का वर्ग है 36 और आधा मतलब 2। सो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² √x = 18। अभी यहाँ पे जो मेथड, अगर लॉन्ग वाली मेथड से सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही टाइम लग सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये ऑप्शन देख के आंसर बताया जा सकता है। सपोज यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 25 तो ऑलरेडी 18 से ज़्यादा है, तो ये तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा और √5 का वैल्यू भी कुछ आएगा 2 पॉइंट समथिंग, राइट। तो ये तो 29-30 के आसपास हो जाएगा, तो 5 तो आना ही नहीं है। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 तो 18 से बहुत ज़्यादा है, और 7 का स्क्वायर 49, वो भी 18 से बहुत ज़्यादा है। तो बचा क्या 4, तो 4 का वैल्यू डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो 4 का वैल्यू डालेंगे तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस √4 = 18। इसको इधर सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16 और √4 की वैल्यू होती है 2 = 18, तो 18 = 18 आंसर आराम से आ जाएगा। ओके, सो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है ऑप्शन देख के। ओके, बाकी अगर आप वो वाली मेथड से जहाँ पे 1 सेकेंड, ओके सो सॉरी, 1 सेकेंड गाइस। ओके, उस वाली मेथड जहाँ पे √x को y मान लेते हैं, फिर x हो जाएगा y², क्योंकि √ उधर जाएगा 1/2, तो वो y² हो जाएगा। इस तरीके से फिर ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो बहुत ही लंबी मेथड हो जाएगी, राइट। अगर आप करना चाहे तो कर सकते, बाकी ये वाली इजी मेथड है, ऑप्शन को देख के इसमें डालता जाओ वैल्यू और आंसर आ जाएगा आपका। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें है सोल्व करना है। मैं लिख देता हूँ एक इक्वेशन, ये 4 √63 + 5 √7 -9 √28। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना मैंने बहुत बार बता दिया है, पटवारी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ता है, तो 63 को फैक्टराइज करते हैं तो यह जाएगा 3 से 2 बार, एक बार, फिर जाएगा 3 से, बचा 7 और 7 1 टाइम। ओके, इसको लिख सकते हैं 4 √3 × 3 × 7 प्लस, ये तो ऐसा ही रहेगा, 7 का फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं, तो 5 √7 माइनस 28 का फैक्टराइज कर देते हैं। 28 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 से जाएगा 14 बार, फिर 2 से जाएगा 7 और फिर 7, राइट। आ जाएगा 9 √2 × 2 × 7।
ओके। सो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 बाहर आ जाएगा, 4 गुणित 3 और अंदर बचेगा 7, प्लस यहाँ तो ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ जाएगा, 9 गुणित 2 और अंदर बचेगा 7। नाउ इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो 12 अंडर रूट 12 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 7 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 7। तो मैं इसको अभी यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ओके। सो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो ये इनको जोड़ सकते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा 17 अंडर रूट 7 और ये हो जाएगा माइनस 18 अंडर रूट 7। ओके। सो यहाँ से सिंपल जब 18 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 अंडर रूट 7, ये आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि जब ये वाली डिजिट सेम रहती है, रूट वाली डिजिट जब सेम रहती है तो अपन एडिशनल मल्टीप्लिकेशन और जितने भी वो प्लस माइनस वाले वो कर सकते हैं। ओके, राइट। पर ये वाली डिजिट जो अंडर रूट वाली डिजिट है ये सेम रहनी चाहिए। ओके। आई होप आपको ये सब रूल्स पता होंगे, बेसिक वाले रूल्स जो भी है। सो इसको जो -1 अंडर रूट 7 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 की वैल्यू अगर नहीं लिखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो इसको माइनस अंडर रूट 7 लिखा जा सकता है और वही क्वेश्चन में दिया गया है आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द नंबर डैश हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डैश संख्या कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ओके। सो गुणात्मक प्रतिलोम सबको पता होगा क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का एक होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। सो इसको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, राइट। सेम किसी भी नंबर का 1 ही आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 का जैसे तो 2, सो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 1, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या का नहीं है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 है। अगर 0 को 1/0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस तरीके से कोई संख्या को नहीं लिखा जा सकता है, राइट। ये इनडिफाइनाइट संख्या है, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जाता, इस तरह की संख्या गलत होती है, राइट। सो 5/0 नहीं लिखा जा सकता है, राइट। ये सब आपको पता होगा। सो इसी कारण 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, राइट, मतलब नहीं हो सकता है। बाकी इन सब संख्याओं का हो सकता है। जैसे -1 का करेंगे तो -1/1 सो -1 कैसे जाएगा, आंसर 1 बच जाएगा, राइट। क्योंकि अगर नीचे 1 लिख सकते हैं, बाकी नीचे डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं लिखा जा सकता है, राइट। सो आंसर अपना 0 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इफ़ 11 डिवाइडेड बाय 111 इज रिपीटेड एज एन इनफाइनाइट डेसिमल देन व्हाट विल बी इट्स 2000 टर्म डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यदि 11/111 को अनंत दशमलव के रूप में दर्शाया जाए तो दशमलव बिंदु के बाद उसका 2000वां अंक क्या होगा। ओके। सो इसको सोल्व करते हैं। सो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। सो 11 डिवाइडेड बाय 111। सो ये भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा। फिर भी नहीं जाएगा तो फिर एक 0 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, राइट। अब जाएगा ये 9 बार, कितनी बार जाएगा, 9 बार 100 999 बचेगा, 101 बचेगा, राइट। सो यहाँ पे एक डिवीज़न 111 101 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 999 तक जाएगा और बचेगा 11, राइट। अभी यहाँ पे फिर 0 लगा देते हैं तो भी नहीं जाएगा और अगला 0 लगाने पे ऊपर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। तो फिर जाएगा यह 9 बार 999 और बचेगा 101, फिर 0 लगाते हैं तो फिर 9 बार जाएगा और बचेगा 11। तो एक बात यहाँ से कंफर्म हो जाती है, ऐसे अब अगर आप सोल्व करते जाओगे तो ये जो 3 डिजिट वाले नंबर हैं ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब इस प्रकार से रिपीट होते जा रहे हैं, इस प्रकार से रिपीट होते जा रहे हैं 099 099 099 099 टिल इनफाइनाइट। ओके। तो इन्होंने वही पूछा है कि अगर आगे बढ़ते जाओगे तो जो 2000 वाला टर्म आएगा वो कौन सा रहेगा,
यहाँ पे एक बात आसानी से समझ में आ रही कि ये 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो हैं 0 9 9, ये वाले डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं। ओके, सो मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिलहाल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2000वां टर्म क्या होगा। तो अगर ये 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2000 को 3 से विभाजित कर देते हैं, तो ये जाएगा 6 बार 18, 2 फिर जाएगा 6 बार, फिर 18 और फिर 2, फिर ऊपर से 0, फिर जाएगा 6 बार, फिर 18 और आखिर में 2 रिमाइंडर बचा है। कितना रिमाइंडर बचा है? रिमाइंडर 2 बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1998 वाला टर्म होगा वो 9 होगा। राइट, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर एक रिमाइंडर बचता तो भी आखिरी वाला टर्म ये वाला होता, पर अगला टर्म 0 हो जाता। अभी 2 रिमाइंडर बचा है, तो अगर 198 वाला टर्म 9 है, सो 199 वाला टर्म क्या हो जाएगा? फिर 0 आ जाएगा राइट। और 2000 वाला टर्म क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली जो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उससे जो टर्म फाइंड आउट करना है उससे डिवीजन कर लो, और जो रिमाइंडर आएगा वो जो रिपीट हो रही उस डिजिट का आखिरी डिजिट मान लेते हैं। राइट, जब यहाँ पे 2 रिमाइंडर आता है तो 1998 वाला टर्म ये आखिरी वाला 9 माना गया है। राइट, तो अगला टर्म ऑब्वियसली 0 आएगा और उसके बाद 9 आएगा। तो वही पूछा गया क्वेश्चन में कि 2000 वाला टर्म कौन सा है, तो आंसर 9 आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बामा एंड जया ईच took 400 point test. Bama got an average of 78 on the 4 test, and Jaya scored 10 points higher than Bama on the first test, 10 points lower than her in the second test, and 20 points higher on both third and fourth test. What is the difference between Jaya's average and Bama's average on this 4 test? हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। हिंदी में बामा और जया प्रत्येक ने 400 अंकों की परीक्षाएं दी। बामा ने चारों परीक्षाओं में 78 का औसत प्राप्त किया। जया को प्रथम परीक्षा में बामा से 10 अंक अधिक, द्वितीय परीक्षा में उससे 10 अंक कम, तृतीय परीक्षा और चौथी दोनों में परीक्षाओं में 20 अंक अधिक प्राप्त हुए। इन चारों परीक्षाओं में जया का औसत बामा के औसत में से कितना अंतर है? ओके, 2 लोग हैं, बामा और जया। बामा ने भी 4 टेस्ट दिए और जया ने भी 4 टेस्ट दिए, और बामा का एवरेज कितना है? 78 सभी 4 टेस्ट में। बाकी जया का जो जया ने टेस्ट दिया उसमें दिया है कि पहले टेस्ट में उसको मिले 10%, पहले टेस्ट में उसको मिले 10% अधिक मिले, मतलब 10 मार्क्स अधिक मिले, मतलब ये हो जाएगा 88। और दूसरे टेस्ट में उसको 10 मार्क कम मिले, तो ये हो जाएगा 68, 78 में से 10 में 68 हो जाएगा। और तृतीय और चौथों दोनों परीक्षाओं में 20 अंक अधिक मिले, मतलब तृतीय में भी इसको मिले 98 और चतुर्थ में भी मिले इसको 98। अभी पूछा गया है कि जया और बामा की एवरेज का डिफरेंस कितना होगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे योग करके। इनका ऐड करेंगे तो इनका कितना आंसर आएगा? 1 सेकेंड, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 88 + 68 + 98 + 98, 8 चौक 32 का 2, 80 लगा 3, राइट। 8 and 3 11, 11 and 6 17, 17 and 9 is 26, right। 17 and 9 is 17 and 9 is 26, 26 and 9 is 35, राइट। 352 इसका एवरेज आता है, तो टोटल आता है। तो टोटल में से एवरेज निकालने के लिए इसको 4 से विभाजित कर देंगे। 352/4, क्योंकि 4 टेस्ट दिए थे तो ये एक बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार 32 और 3 बचेगा। ओके, समवेयर कुछ गड़बड़ी हो रही है क्योंकि आंसर आ नहीं रहा है इसका। 1 सेकेंड में एक बार और जोड़ के देख लेता हूँ। 1 सेकेंड हो गया। 88 + 68 + 98 + 98 = 352 / 4 is 88। ओके, आंसर आ रहा है। यहाँ पे ही गलती हो गई थी, ये एडिशन तो करेक्ट ही था अपना। तो 352 / 4, ये जाएगा 8 बार, ये हो जाएगा 32, ऊपर से बचेगा 3, फिर तो 8 8। तो इसका एवरेज क्या आ रहा है?
जया का एवरेज आ रहा है 88। तो यही पूछा गया है कि इनकी एवरेज में डिफरेंस कितना है, तो 10 मार्क्स का डिफरेंस है इनकी एवरेज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, थोड़ा कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो गए थे, बाकी होता है ऐसा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि है 5 years ago the respective ratio of ages of a mother and daughter was 7:3. After 6 years the ratio will be 16:10. Find the present ratio of their ages. 5 वर्ष पहले माता और पुत्री की आयु का संबंधित अनुपात 7:3 था। 6 वर्ष पश्चात अनुपात 16:10 होगा। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात ज्ञात करें। सो बेसिकली क्या दिया गया है, एक माँ है, एक मदर है। सो मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, मदर एंड डॉटर, एक माता है एक पुत्री है। तो 5 years ago द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर। सो 5 साल पहले यहाँ पे मान लेते हैं, 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी आयु मान लेते हैं 7x एंड 3x। और आफ्टर 6 year द रेशियो विल बी, सो अगर 5 साल पहले इतनी है तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी। 5 साल पहले अगर इतनी थी तो प्रेजेंट हो जाएगी 7x + 5। और इसकी प्रेजेंट, डॉटर की प्रेजेंट हो जाएगी 7x, ओके 3x + 5। 1 सेकेंड, 3x + 5। और आफ्टर 6 year, 6 साल बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद क्या बताया गया है कि इनकी आयु का अनुपात 16:10 हो जाएगा। तो 6 साल बाद यहाँ पे और 6 साल जोड़ने पड़ेंगे, जब भी 6 साल बाद हो जाएगा। सो 6 साल बाद क्या हो जाएगा, 7x + 11, 5 + 6 11 होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 11। और इनका रेशियो कितना दिया गया है, सॉरी 1 सेकेंड गाइस, ओके। और इनका रेशियो इनका रेशियो दिया गया है 16:10। सो मैं अभी आगे का रफ कर रहा हूँ, ओके यहीं पे सोल्व कर लेंगे, फाइन। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 70x + 110 = इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x + 176। ओके, सो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 70x - 48x = 176 - 110। तो 70x - 48 होगा 22x = ये हो जाएगा हाउ मच, कितना होगा ये 176, तो ये हो जाएगा 66। सो x = 66/22। तो x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, सो अगर x की वैल्यू 3 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो उनकी वर्तमान आयु क्या मानी क्या थी या फिर क्या प्राप्त की गई थी, ये वाला मत गिनना क्योंकि ये तो 6 साल बाद की आयु हो जाएगी, राइट। सो वर्तमान आयु उनकी थी 7x + 5 और 3x + 5। सो मदर की वर्तमान आयु थी 7x + 5। तो इसमें अगर x की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, ये 7 और x की वैल्यू 3 है तो 3 + 5, तो ये हो जाएगा 21 + 5 जो कि है 26। ये मदर की आयु हो गई। और डॉटर की आयु है 3x + 5 जो कि है 3 × 3 + 5। सो 9 + 5 हो जाएगा 14, राइट। सो 14 है, ओके। सो अभी इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। सो रेशियो निकालेंगे 26, 1 सेकेंड मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, 26 / 14। सो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बचेगा 13 और ये बचेगा 7। सो यही अपना आंसर है, क्वेश्चन में दिया गया है जो कि 13:7 आंसर है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस।